तू हमेशा से जानना चाहती थी ना कि मैंने अपनी डायरी में किसकी तस्वीर छुपा के रखी है। आज तुझे पता चली गई। देख लिया, देख लिया तूने किस तरह मेरा गुजरा हुआ कल का चेहरा हूबहू मेरे आज के चेहरे से मिलता है। मैं अब तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ दादा। एक एक पल तुमने कैसे जिए होंगे। तुम्हारे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट और पेनफुल रहा होगा ना। और आप अगर कहते तो किससे क्या कहते? क्या क्या कहता और किससे जाए, किससे कहूं? राहुल से कहता तो उनको दर्द होता, नंदा को सच बोलता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, प्रिया से बातें करता तो उसे बुलाना मुश्किल हो जाता मेरे लिए, घर में किसी और से बात करना तो सवाल ही नहीं उठता। किससे करूं? तू बता, तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो सह नहीं जाती, शायद सह नहीं पाती। पता है, प्रिया को देखने मैं जाने वाला था, मैं, और मैंने खुद राहुल दा को भेज दिया उसके पास। मुझे क्या पता था कि मुझे क्या पता था। सब कुछ मेरा करा कराया है और इसी बात को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। भूल तो तुम कभी नहीं पाओगे दादा, लेकिन जरा सोचो, एक रिश्ते के टूटने की वजह से दूसरे रिश्ते बिखर जाए, क्या ये सही होगा? क्या गलत है और क्या सही है ये मैं नहीं जानता, जय। तू आज मुझे बता दे सच सच। सब कुछ जानने के बाद मुझे लगता है कि तेरा अंकुश तक गलत है। तेरा अंकुश तक गलत है। मैं क्या करूं? नमस्ते उमाशंकर जी, आइए प्लीज आइए। और घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। आइए प्लीज। नमस्ते। अरे उमाशंकर जी, आइए 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 आइए, बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ उधर से। ये मैं नंदा और अंकुश के लिए लाया था। आप क्या है ये? वो कल जमाई षष्ठी थी ना, तो दोनों को न्योता दिया था, नंदा और अंकुश को। पंडित जी आए थे, पूजा रखी थी उनके लिए, काफी लोग बैठे भी थे, लेकिन दोनों आए नहीं, पता नहीं क्यों। क्या बात कर रहे हो उमाशंकर जी? नहीं कोई बात नहीं, कोई मजबूरी रही होगी। खैर, कोई अपना फर्ज समझे ना समझे, लेकिन हमें तो अपना फर्ज निभाना चाहिए ना, इसलिए ये ले आया हूं मैं। नंदा के लिए साड़ी और कुछ गहने हैं, और अंकुश के लिए घड़ी और एक सोने की चेन। आप ले लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे उमाशंकर जी, कम से कम आप नंदा से तो मिल के जाइए। नहीं ठीक है, मैं फोन पर बात कर लूंगा उससे। इजाजत दीजिए। नमस्ते। अंकुश कहाँ है? मैं बुला के लाती हूँ। इस लड़के का क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। सब करके देख लिया, और क्या करें? आपने बुलाया मुझे? तुम और नंदा उमाशंकर जी के यहाँ जाने वाले थे जमाई षष्ठी पर?
तो गए क्यों नहीं? मन नहीं किया। उमाशंकर जी ने बाकायदा तुम दोनों को निमंत्रण दिया था या नहीं? जी। और तुमने कहा था कि तुम जाओगे, कहा था या नहीं? उसके बाद वो तुम्हारे सास ससुर हमारी इज्जत नहीं करते, तुम कम से कम उनकी इज्जत तो करना सीखो। उन्होंने अपनी बेटी दी है तुम्हें, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों का एहसास है तुम्हें? ये गलत बात है बेटा, अपने से बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते, ये बदतमीजी होती है। बदतमीजी और लापरवाही इसके स्वभाव में है, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। अंकुश, कहां जा रहे तुम? जब मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? यहां रहकर वैसे भी तू करता क्या है? अपनी मर्जी चलाता है और दूसरों के सामने हमें नीचा देखना पड़ता है। ये फैसला मेरा था, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं इसमें? बातें तो हमें ही सुननी पड़ती है ना, और उमाशंकर जी की नाराजगी भी हमें झेलनी पड़ी। और अगर यही फैसला था तुम्हारा तो पहले क्यों नहीं मना कर दिया? हाँ क्यों कर दी तुमने? गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे प्लीज। माफी मांगनी तो उमाशंकर जी से माफी मांग, उस बेचारी नंदा से माफी मांगते को जा रहा है वो। ये हमें पूछ रहे हम तुझसे। दादा आप अपना ख्याल कीजिए, देखिए वो बच्चा है, नादान है, मैं समझाऊंगा ना उसे। देखिए आप जल्दी से आप अपना ख्याल रखिए दादा। मैं समझाता हूं उसे, आप अपना ख्याल। माँ, आप सब लोग बिल्कुल हाथ धोकर पीछे पड़े हैं अंकुशता के। और वो कोई कम है क्या? जब देखो अपनी मर्जी चलाता रहता है, मनमानी करता रहता है। आज तक वो अपनी मर्जी चला पाया है? उसकी मनमानी किसी ने होने दी? मतलब कुछ नहीं। आप लोग बस उसमें बुराई देखते हैं, सिर्फ बुरा। उसे डांटने फटकारने का मौका जाने नहीं देते हाथ से। किसी ने 2 मिनट उससे प्यार से बात की है आज तक? तू बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी। देख तो रही है कैसे बिहेव करता है सबके साथ, यहाँ तक कि नंदा और प्रिया के साथ भी। माँ, वो वाकई परेशान है, बहुत परेशान। आप सब लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे। तू अचानक बहुत समझने लग गई है उसे, है ना? ऐसा क्या पता चल गया है तुझे जो इतनी तरफदारी कर रही है उसकी? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसके साथ सख्ती बरतना बंद कर दीजिए। और ऐसा करने से वो सुधर जाएगा, है ना? माँ, उसे सुधारने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, दामोदर झूठ बोल रहा है जज साहब। बनर्जी बाबू का फोन इसी ने किया है, क्योंकि कल वाली रात ये मेरे साथ था ही नहीं। अली प्रसाद, ये तू क्या कर रहा है? नहीं जज साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अली प्रसाद झूठ बोल रहा है। साहब का खून पहले नहीं किया जाता, इसमें दिनेश राय की साजिश है। अली प्रसाद, तूने धोखा दिया मुझे, तू बिक गया। आज तूने धोखा मालिक अली प्रसाद, बच जाओ, बच जाओ। छोटी मालकिन, इस शर्ट की जेब में 500 का नोट मिला था, मैंने वापस इस जेब में रख दिया हूँ। ध्यान से आप देख लेना। नमस्ते।
धोबी के हाथ में ये चिट्ठी भेज रहा हूं। तुमसे बात करनी बहुत जरूरी है। फोन पर मैं सारी बात नहीं कर सकता, इसलिए कल 4 बजे कंपनी बाग में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दामोदर। बड़ा एहसान किया तुमने यहाँ आकर मुझ पर। मुझे डर था अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों बुलाया आपने मुझे? उस दिन जो बात मैं कह नहीं पाया तुम्हें बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। जल्दी बताइए, मैं बहुत खतरा उठाकर आई हूँ आपके पास। मैं जानता हूँ बेटिया, मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर दूंगा। अब बताइए ना। देखो बेटिया, मैंने तुम्हारे पापा का खून नहीं किया। आपने नहीं किया तो किसी ना किसी ने तो किया ही होगा, लेकिन जब तक मुझे खूनी का नाम नहीं पता चल जाता मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करूंगी। देखो बेटिया, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे बाबा का कत्ल किसने किया, लेकिन जाहिर सी बात है जिन्हें फायदा हुआ होगा उन्होंने ही किया। कौन है वो लोग? मुझे यकीन है ये काम आपके जेठ दिनेश और आपके ससुर दीनानाथ का किया हुआ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुराल वालों पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? पिछले 25 साल से मैं उनके घर में हूँ और कभी भी उन्होंने मुझे अपनी बहू की तरह नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया। वो मेरे बाबा के कातिल हो ही नहीं सकते। देखो बेटिया, इन 25 सालों में जो भी कुछ हुआ वो तुम्हें पता है, लेकिन 25 साल पहले जो भी घटा वो तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। और आप जो कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए सबूत है आपके पास? अगर मेरे पास सबूत होता तो छुपते छुपाते तुमसे मिलने नहीं आता। देखो बेटिया, मैं आधी जिंदगी जेल में काट चुका हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया हूँ, सच्चाई बताने आया हूँ। जिन नकाब के पीछे चेहरे छुपे हैं उन्हें बेनकाब करने आया हूँ। तो आपके हिसाब से मेरे जेठ और ससुर की असलियत क्या है? देखो बेटिया, बनर्जी बाबू ने तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था, इसलिए तुम्हें कैसे पता चलता? तुम्हारे ससुर बनर्जी बाबू के यहाँ मुलाजिम थे, एक मामूली सा मुनीम। वो वफादारी से पेश तो आते थे, लेकिन एक नंबर के गद्दार थे। उन्हें बनर्जी बाबू के हर चीज के बारे में मालूम था। उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि बनर्जी बाबू की जायदाद 2 हिस्सों में बटी है। आधा तुम्हारी दीदी रूमा के नाम और आधा तुम्हारे नाम। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि बनर्जी बाबू की मौत के बाद किसे फायदा हुआ होगा। आप आगे कहिए। दीपक की शादी रोमा से कराने की यही वजह थी कि आधी जायदाद हाथ में आ जाए। रूमा दी ने शादी अपनी मर्जी से की थी। रोमा संस्कारों वाली लड़की थी। बाप के कहने और अपने मर्जी में उसने कोई फर्क नहीं महसूस किया। जो जी में आ रहा है कहते जा रहे हैं आप। चलो मान लिया, रोमा ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन उसकी मौत तो अपनी मर्जी से नहीं हुई ना। मतलब ये कि शादी के बाद जब उन्हें पता चला कि रूमा का हिस्सा बनर्जी बाबू के स्वर्ग सिधारने के बाद ही उन्हें मिल सकता है, तो उन्होंने बनर्जी बाबू को रास्ते से हटा दिया और खुद जायदाद के मालिक बन गए। संपत्ति रूमा को मिली और उसका इस्तेमाल दिनेश और दीनानाथ ने किया। रातों रात कौड़ी का मुनीम करोड़पति बन गया। बनर्जी बाबू के मौत के बाद किसे फायदा हुआ? लेकिन रूमा दी की मौत उनकी मर्जी से नहीं हुई है, इसका क्या मतलब है? जो लोग बनर्जी बाबू को मार सकते हैं आधी जायदाद हड़पने के लिए, वो लोग बाकी की आधी जायदाद हड़पने के लिए रूमा को भी तो मार सकते हैं। सीधी सी तो बात है। लेकिन आधी जायदाद तुम्हारे नाम थी। वो अभी भी है। होगी, लेकिन उसका इस्तेमाल दिनेश और दीनानाथ कर रहे हैं ना। देखो बेटे, किसी भी छोटी बहन को अगर ये पता चले कि उसकी बड़ी बहन किसी हादसे में गुजर गई और बिलखता हुआ 1.5 साल का बच्चा छोड़ गई, तो वो शादी से कैसे इनकार कर सकती है? ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ था ना स्मृति बेटी। दीपक से शादी करने का कोई और कारण है तो बताओ। देखिए, आप मेरे ससुराल वालों पर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं।
लेकिन मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, और तब तक नहीं होगा जब तक कि आप सबूत न दें।